नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जुलाई 2022 के प्रश्न पेपर। इस प्रश्न में प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रश्न संख्या 1 से 21 तक के प्रश्न को। इससे आगे प्रश्न संख्या 22 से आगे आज देखेंगे इस वीडियो में। 22 प्रश्न संख्या 22 यह है रीजनिंग से। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पर यूनिट से है, जिसमें कोड दिया गया है। इसमें मिस्टेक किया गया है प्रश्न में, जो अर्थ रहना चाहिए था। यदि शब्द, इसमें पहले प्रश्न पढ़ते हैं, यदि शब्द अर्थ EARTH को कूट के रूप में QPMZS लिखा जाता है तो HEART को इसी कूट में किस प्रकार लिखा जा सकता है। इसमें देखिए प्रश्न रहना चाहिए था, यदि EARTH को HEART के रूप में लिखा जाता है तो QPMZS को किस रूप में, किस प्रकार से लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ कोडिंग किया गया है अर्थ और हर्ट के रूप में, फिर इसको किया गया है फिर अलग के रूप में। जैसे देखते हैं अब कैसे उसको किया गया है। देखिए यहाँ H को जो है इससे इसमें कोडिंग किया गया है। H को यहाँ ले आया है सबसे पीछे, और सबको ये E है, A है, R है, T है, इस सबको फिर एक स्थान आगे बढ़ा दिया गया है ऐसे। इसी तरह इसमें देखिए इसमें कूट किया गया है। इसमें दिया गया है कोडिंग में QPMZS, यदि हम S को यहाँ ले आए हैं और सभी QPMZ को एक एक स्थान आगे ऐसे ऐसे घिसका दिए हैं तो नया कोड बन गया है, डिकोड हो गया है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा SQPMZ। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है SQPMZ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा SQPMZ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैथमेटिक्स का है। प्रश्न है 0.35 स्क्वायर माइनस 0.03 स्क्वायर बटा 0.19 के मान की दशमलव के 3 स्थानों तक गणना कीजिए। इसके मान को है दशमलव के 3 स्थान तक गणना करना है। तो 0.35 स्क्वायर माइनस 0.03 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के आधार पर दिया गया है। इसके सूत्र पर बैठा लेंगे, इसको इस रूप में बदल देंगे। तो इसको बदलते हैं रूप, तो देखिए यहाँ है 0.35 प्लस 0.03 इंटू 0.35 माइनस 0.03 बट्टा 0.19 इस रूप में लिख दिए। फिर इसमें 0.35 में प्लस कर दिए 0.03 तो हो गया 0.38 गुने, इसमें से माइनस कर दिए हैं तो हो गया 0.32 बटा 0.19। अब 0.19 में से भाग करेंगे 0.38 तो हो जाएगा 2। 0.19 को डिवाइड कर दिए 0.38 से तो हो जाएगा इसका 2, तो हो जाएगा 2 गुने 0.32। इसको गुना करने से आंसर आ जाएगा 0.64। तो ऑप्शन नंबर 2 में बी में यह आंसर दिया है 0.64। आगा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 10 कुर्सियाँ और 5 मेज़ों को 17,500 रुपया में ख़रीदा गया।
10 कुर्सी और 5 मेज़ को 17,500 में खरीदा गया। यदि एक कुर्सी की औसत कीमत 1,000 रुपया है, तब एक मेज़ की कीमत औसत क्या है? यहाँ एक कुर्सी का दिया गया है जो 1,000 रुपया दाम है, लेकिन यहाँ 10 कुर्सी खरीदा गया है और 5 टेबल खरीदा गया है, तो इसका दाम है 17,500। तो मेरा यहाँ 10 कुर्सी का दाम हो जाएगा, यदि एक का कुर्सी का दाम 1,000 तो 10 कुर्सी का दाम 10,000, तो कर दिए हैं 10 गुने 1,000 प्लस 5T मैंने 5 टेबल बराबर 17,500। तो यहाँ 5T बराबर हो जाएगा 17,500 माइनस 10,000, तो 5T माने 5 टेबल का दाम हो जाएगा 7,500। तो एक टेबल का दाम हो जाएगा, यहाँ 5 से इसको काटेंगे तो 1,500। एक टेबल का दाम हो जाएगा 1,500। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है जो एक टेबल का दाम, एक मेज का दाम हो जाएगा 1,500 रुपया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी जो है मैथमेटिक्स का है, जिसमें टाइम एंड स्पीड से है। देखिए इसमें दिया गया है, एक हवाई जहाज़ ने अपने गंतव्य से 1,500 किलोमीटर की दूरी पर किसी स्थान से अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ना प्रारंभ किया। किसी हवाई जहाज़ को 1,500 किलोमीटर दूरी तय करना है, पर वो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ान प्रारंभ करता है। फिर आगे देखिए प्रश्न में, अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से पहुंचने हेतु पायलट को गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वृद्धि करनी आवश्यक हुई, पर उसे पहुंचना है समय पर ही। 30 मिनट लेट से उड़ान भरता है, पर समय पर पहुंचने के लिए पायलट ने देखा जो हम 250 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि करते हैं तो समय पर पहुंच जाएंगे, तो उसने अपना गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया। यात्रा के दौरान हवाई जहाज़ की गति कितनी थी? तो यात्रा जो है बढ़ाने के बाद, गति बढ़ाने के बाद जो है यात्रा हवाई जहाज़ की गति कितनी थी वो ज्ञात करना है। तो यदि हम केस 1 में हो गया जो टाइम पे पहुंचता है 15 किलोमीटर दूरी तय करके, केस 2 में हो गया जो 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है। तो यहाँ फर्स्ट केस अगर स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है हमको ज्ञात है 15 किलोमीटर, तो यहाँ 15 किलोमीटर बटे टाइम जो कभी ज्ञात नहीं है, जो टाइम लगता है वो टी बटे टी कर दिए पर किलोमीटर प्रति आवर। फर्स्ट केस में जो स्पीड निकल गया ये। इन सेकेंड केस जब वो अपना गति को बढ़ा देता है और समय को कम समय में यात्रा करता है, जो पहले समय लगता था उससे कम समय लगेगा, कितना? तो 30 मिनट, क्योंकि हमको ज्ञात है जो 30 मिनट देरी से चलता है और समय पर पहुंच जाता है, इसका मतलब वो 30 मिनट समय को बचाता है। तो इसके लिए सेकेंड केस में जो है टी बराबर समय हो जाएगा टी, जो फर्स्ट केस में टी माने थे उसमें से आधा घंटा 1/2 आवर घटा लेंगे तो हो गया ये टाइम। स्पीड हो जाएगा अब 1,500 किलोमीटर बटे टी माइनस 1/2 किलोमीटर पर आवर। ये सेकेंड केस हो गया, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण एक सेकेंड में से समीकरण एक को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी एक चाल है, ये भी एक चाल है, स्पीड है। तो ये स्पीड में ज़्यादा गति है, ये स्पीड कम है, तो ज़्यादा में से कम को यहाँ लेस कर लिए तो निकलेगा कितना? 250 किलोमीटर, जो हमको इसमें दिया गया है। यहाँ पायलट 250 किलोमीटर अपना गति को बढ़ा देता है। इस समीकरण पे हम बैठा लिए हैं 1,500 बटे टी माइनस 1/2 माइनस 1,500 बटे टी बराबर 250। इस समीकरण से हम टी निकालेंगे तो टी मेरा निकल के आएगा, टी मतलब टाइम आ जाएगा मान 2। इससे जो है फिर समीकरण 2 का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे, टी के जगह पे 2 पुट करके फिर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ एक्चुअल इसका स्पीड। यदि इसे हम समीकरण से बनाते हैं तो लंबा बन जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। समय बचाने के लिए हम ऑप्शन से इस सवाल को हल कर सकते हैं। यदि ऑप्शन से करेंगे तो समय बचेगा और सही सही आंसर भी आ जाएगा।
देखते हैं पहला ऑप्शन यदि डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, यदि पहला स्पीड लेते हैं 750 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड और 750, तो उसका टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, स्पीड है गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका टाइम आ जाएगा 2 घंटा। और इस केस में आता है टाइम 1500 किलोमीटर है, यदि 50 मिनट की देरी से चलता है ऑप्शन नंबर 2 से, और अपना गति को बढ़ा देता है, जैसे पहले में 2 घंटा लगता था, कब, जब वो 750 किलोमीटर चलता था, वो उसमें 750 में हम 250 किलोमीटर जोड़ दिए हैं, तो हो जाएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब उसका चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो लगता है 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। तो इसे हमको ज्ञात हो गया ऑप्शन नंबर 2 से। यदि ऑप्शन नंबर 1 से करते हैं तो 2 घंटा लगता है जो यात्रा तय करने में, यदि 750 किलोमीटर प्रति घंटा जाते हैं 2 घंटा लगता है, पर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं तो हमको 1.5 घंटा में यात्रा तय हो जाता है। अर्थात यहाँ 30 मिनट की बचत से हम पहुँच जाते हैं समय से। लेट 30 मिनट देर से चलेंगे तो फिर हम अपना गंतव्य स्थान पर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो इस तरह ज्ञात हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 से यदि हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे तो 30 मिनट लेट से चलने पे भी हम अपना गंतव्य स्थान पे समय से पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा वो अपना यात्रा को स्पीड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, आगा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें है सिलोजिज्म। यह जो है रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें देखिए, व्युक्ति के क्लासिकीय वर्ग में यदि कोई एस पी नहीं है, ये निष्कर्ष दिया है जो कोई एस पी नहीं है असल के रूप में, यहाँ देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ असल के जगह पर असत के रूप में दिया हो तब निम्नलिखित में से कौन सा सीधे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। यदि कोई एस पी नहीं है, असत के रूप में दिया है, निष्कर्ष यदि असत करना है इसको, तो नीचे जो दिया गया कथन सब है ये 5 ठो, तो उनमें से कौन कौन जो है कथन के अनुसार से वह निष्कर्ष जो है असत होगा। इस सब कथन के अनुसार कौन कथन के अनुसार ये जो है निष्कर्ष असत हो जाएगा, वो हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से होता है। पहला, कुछ एस पी नहीं है, सत्य है, इससे जो है हमारा ये असत निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये असत्य पूछ रहा है असत्य के रूप में, तो ये सत्य के रूप में आ जाता है, तो यह मेरा आंसर ऑप्शन नहीं होगा, हमको असत्य वाला ज्ञात करना है। फिर दिया है सभी एस पी है और निर्धारित है, यहाँ सभी एस पी है, यहाँ देखिए कोई एस पी नहीं है, यहाँ निगेटिव निष्कर्ष है, और यहाँ ये पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव नहीं है। तो यहाँ 3 नियम है पॉजिटिव निगेटिव ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, इफ़ स्टेटमेंट इज निगेटिव, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है यहाँ, ये स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो ही कंक्लूजन जो है निगेटिव आएगा। यहाँ कंक्लूजन जो है निष्कर्ष निगेटिव में दिया गया है, अगर निगेटिव रहेगा तो ही निगेटिव आएगा। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इफ़ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन कम्स पॉजिटिव। तो यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया गया है, सभी एस पी है, ठीक। यहाँ दिया गया कोई एस पी नहीं, यहाँ निगेटिव है, तो इसका मतलब जो है इससे ये निष्कर्ष असत्य होता है। तो असत्य वाला ही हमसे पूछ रहा है जो असत्य के रूप में दिया हो, असत्य के रूप में, तो बी से जो है मेरा असत्य ये निष्कर्ष निकल गया, तो बी मेरा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर कुछ एस पी नहीं है और निर्धारित है, इससे भी जो है ये निष्कर्ष असत्य होता है, तो ये भी सही है। फिर इसमें देखिए पॉजिटिव वाला जो है जो केस बी में सिस्टम नियम लगा है वही जो है डी में लगेगा, तो उसके अनुसार भी जो है निष्कर्ष कोई एस पी नहीं है असत्य होता है। और लास्ट है कुछ एस पी नहीं है गलत है, तो इससे भी जो है कुछ एस पी नहीं है उससे जो है कोई एस पी नहीं है सत्य हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इससे ए और ई से
ऊपर के दिया गया निष्कर्ष सत्य हो जाता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, असत्य के रूप में। असत्य के रूप में मेरा ऑप्शन बी, सी और डी इस तीनों से आ जाता है। जो ये निष्कर्ष कोई एसपी नहीं है, असत्य के रूप में ज्ञात होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर किस में बी सी डी दिया गया है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी डी, बी सी डी डी में दिया गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, बी सी डी, जिसमें और दिया गया है केवल इससे द्वारा कोई एसपी नहीं है, जो असत्य होता है। आगे क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, वो दिया गया है निम्नलिखित युक्ति में कौन सा दोष व्याप्त है। जो नीचे एक युक्ति दिया गया है, एक पाँति दिया गया है, जो मान लीजिए बीमा कंपनी का प्रचार के रूप में है, जो इसमें कौन सा दोष है, इस पंक्ति में किस प्रकार का दोष है। देखिए ABC बीमा पॉलिसी के साथ जीवन यापन सुगम होता है। एक जीवन बीमा कंपनी है ABC, इस पॉलिसी के साथ क्या होता है, जीवन यापन सुगम हो जाता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है जीवन यापन बीमा कराने से सुगम होता है, जो बीमा करा लिया है वो नहीं मरेगा। तो इससे क्या है, भावनाओं के लिए आग्रह, यह क्या है, एक भावनात्मक आग्रह है। कोई बीमा एजेंट आता है, आपको भावनात्मक रूप से आग्रह करेगा, जो आप ये बीमा पॉलिसी ले लीजिए। ये क्या है, भावनात्मक आग्रह हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ABC बीमा पॉलिसी के साथ जीवन यापन सुगम होता है। तो ये भावना के लिए आग्रह है, भावनात्मक आग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 27 का। ये दया के लिए आग्रह नहीं होता है, बल के लिए नहीं होता है, बल के लिए आग्रह नहीं किया जाएगा, और प्रासंगिक निष्कर्ष नहीं है। तो ये सब नहीं है, ये क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, भावना के लिए आग्रह। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 28 में दिया गया, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 28 में क्या है, नीचे दो कथन दिया गया है। कथन दिया गया है इसमें दिया गया है कथन 1 और कथन 2। एक में पढ़ते हैं, दो या अधिक सत्ताओं के मध्य अनुरूपता को बनाना एक या अधिक पहलुओं में उनकी समानता की तरफ इंगित करता है। तो ये सही है, दो या दो से अधिक सत्ता को जो के मध्य अनुरूपता बनेगा, समानता बनेगा, तो क्या हुआ, उसके एक या अधिक पहलू, उसका पहलू सब जो है समान रहेगा, समानता की ओर इंगित करेगा, तभी दोनों में अनुरूपता हो पाएगा। तो कथन 1 सही है। कथन 2, प्रत्येक सादृश्य मूलक अनुमान एक या उससे अधिक पहलुओं में दो या उससे अधिक वस्तुओं की समानता से उन वस्तुओं के लिए अतिरिक्त पहलू की समानता की ओर अग्रसर करता है। इसमें दिया प्रत्येक सादृश्य मूलक अनुमान, समान देखने वाला अनुमान, सादृश्य मूलक अनुमान, एक या अधिक पहलुओं में दो या दो से अधिक वस्तुओं की समानता, एक से अधिक पहलू और उसके वस्तु में समानता, उन वस्तु के अतिरिक्त पहलू में समानता का अग्रसर होता है। कथन नंबर 2 भी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, जो 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1। तो प्रश्न संख्या 28 का भी आंसर हो जाएगा 1, कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे का प्रश्न देख सकते, प्रश्न संख्या 29 में भी कथन निष्कर्ष वाला है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 है, दोनों में पढ़ते हैं कौन सही है कौन गलत है। क्लासिकी भारतीय चिंतकों के लिए अनुमान का अर्थ केवल न्यायबद्ध अनुमान है। क्लासिकी भारतीय चिंतकों के लिए अनुमान का अर्थ केवल न्यायबद्ध अनुमान से है। तो देखिए कैसे होगा, तो न्याय दर्शन पद में न्याय शब्द के अर्थ के रूप में अनुमान से होता है। न्याय दर्शन में जो है न्याय शब्द के लिए अनुमान से अर्थ लगाया गया है, तो ये सही होगा। दूसरा है कथन में, अरस्तुवादी न्यायवाक से विपरीत अनुमान में 3 के बजाय 4 चरण शामिल होते हैं। अरस्तु के
वाक्य जो है उसके विपरीत अनुमान के लिए 3 के बजाय 4 चरण शामिल होते हैं। तो ये गलत है, क्यों 4 या उससे भी अधिक चरण शामिल किया जा सकता है। तो ये कथन दूसरा गलत हो गया, पहला सही। तो देखिए कौन से ऑप्शन में पहला कथन सही और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में से किस में बोध की कोई भी इकाई की स्वपूर्णता निर्मित करने हेतु कुछ मान लेना शामिल होता है। ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में, ज्ञान के नीचे जो दिया गया है ये साधन, इसमें से किस में बोध की इकाई की संपूर्णता निर्मित करने हेतु मान लेना शामिल किया जाता है। ये ज्ञान के साधन है, उसमें से कौन जो है इकाई की संपूर्णता निर्मित करने हेतु होता है? उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थापत्ति। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सही हो जाएगा। अर्थापत्ति जो होगा ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में बोध की कोई इकाई, बोध की इकाई के रूप में, संपूर्णता के रूप में, अर्थापत्ति। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है, डाटा आंकड़ा के डाटा के हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। आंकड़ा संचार के संदर्भ में फाइबर ऑप्टिकल वाला एक तार होता है के बारे में लिखित कौन सा कथन सही है? ये जो फाइबर ऑप्टिकल तार होता है इसके बारे में कौन सा कथन ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से सही होगा? तो ये देखना है। ऑप्शन, सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये फाइबर ऑप्टिकल तार जो है प्रकाश स्पंदन में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात उन्मुख है। यह एक व्याघात उन्मुख है, आंकड़े ले जाता है, व्याघात उन्मुख है। यह ऑप्शन गलत है, व्याघात उन्मुख। फाइबर ऑप्टिकल केबल इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के रूप में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात उन्मुख है। फाइबर ऑप्टिकल केबल इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के रूप में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात उन्मुख है। देखिए इस ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में एक ही ऑप्शन जो है दे दिया गया, एक ही पद दे दिया, लाइन दे दिया है जो फाइबर ऑप्टिकल केबल इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के रूप में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात उन्मुख है। यही एक में व्याघात उन्मुख नहीं है, देना चाहिए। तो बी और सी गलत है। फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रकाश स्पंद में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात उन्मुख नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यह फाइबर ऑप्टिकल जो होता है तार जो व्याघात उन्मुख नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भी कंप्यूटर स्मृति कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में बात पूछा गया है। तो कंप्यूटर स्मृति के निम्नलिखित प्रकारों को तीव्रतम से मंद गति के क्रम में लिखिए। तीव्रतम माने फास्ट से सबसे स्लो कंप्यूटर के मेमोरी जो है उसको क्रमबद्ध करके लिखना है। जो सबसे फास्ट कौन मेमोरी होता है? तो हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, ये 5 मेमोरी दिया गया है, उसको क्रमबद्ध लिखना है। तो सबसे फास्ट कौन है, सबसे स्लो कौन है? तो पहले सबसे फास्ट के लिखने के लिए बोला है क्रमशः। तो सबसे फास्ट होता है कैश मेमोरी, पहला ई सबसे फास्ट हो जाएगा, ये कैश मेमोरी। इसके बाद है सीपीयू रजिस्टर, डी के बाद डी सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर के बाद हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी। तीसरा हो जाए बी में है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इसके बाद हो जाएगा हार्ड डिस्क, रैम। रैम के बाद रैम के बाद आ जाएगा
रैम के बाद आ जाएगा आपको रोम। फास्ट के रूप में बोला गया है, पहले ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर रोम वाला सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। देखिए इस तरह से मेमोरी का स्पीड है। पहले सबसे फास्ट कैश मेमोरी, फिर सीपीयू रजिस्टर, फिर रैम, फिर हो जाता है रोम, फिर हार्ड डिस्क। तो इस तरह उसका क्रमबद्ध किया गया है। तो कौन से ऑप्शन में इसका ये दिया गया है उसे देखिए, ई डी बी, ई डी बी सी ए, किस ऑप्शन में? ई डी बी सी ए या ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका आंसर सही। फिर भी उसमें भी गलत किया गया है। सबसे फास्ट होता है एच। हार्ड डिस्क जो है स्लो है, इसमें रोम्स के अलावा हार्ड डिस्क स्लो होता है। फिर आंसर भी यूजीसी द्वारा दिया गया है। आंसर नंबर उसका डी, आंसर डी दिया गया यूजीसी द्वारा, सो गलत है। सबसे यूजीसी जो है मानता है सीपीयू रजिस्टर को सबसे फास्ट, लेकिन सबसे फास्ट होता है कैश मेमोरी, तो ई वाला होना चाहिए। तो ई वाला में अधिकतर जो मिल रहा है ई डी बी ए सी। ए सी में भी पहले सी होगा फिर ए होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में भी है, मालवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मालवेयर अर्थात वायरस, वायरस के संबंध में पूछ रहा है। जो 3 ठो कथन दिया गया ए बी सी डी, उसमें से कौन सही है? तो पहला है ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर के छद्मवेश में होता है। यस, तो सही है। ट्रोजन एक वायरस के नाम का है, ट्रोजन, जो एक मालवेयर माने वायरस के रूप में होता है, जो छद्मवेश बदल के सॉफ्टवेयर में घुस जाता है। दूसरा है वायरस किसी दूसरे प्रोग्राम में स्वयं घुस जाता है। यह सही है, वायरस किसी प्रोग्राम में स्वयं घुसता है। जब प्रोग्राम खोला जाता है तो इसमें चलने और फैलने लगता है। दूसरा नंबर भी सही है वायरस के संबंध में। कृमि एक वायरस के समान होता है। इसमें अंतर सिर्फ यह होता है कि इसको चलने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं फैलता है। वायरस के संबंध में ये भी है, ये स्वयं फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में है, वो आंसर हो जाएगा ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 33 का प्रश्न नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही है। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 ये भी कंप्यूटर से है। सूची 1 और 2 दिया गया, जिसमें फाइल है और फाइल फॉर्मेट अर्थात फाइल एक्सटेंशन दिया गया है सूची 2 में। तो पहला है कि इस फाइल को सेव करते हैं, ऑडियो वीडियो स्प्रेडशीट या MS ऑफिस, तो इसमें एक्सटेंशन कैसे ले लेता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? वो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखते हैं कौन एक्सटेंशन किसका है। पहला है ए में वीडियो क्या होता है? MP4 में होता है, वीडियो का एक्सटेंशन MP4। दूसरा पॉडकास्ट हो गया ऑडियो, इसका MP3 होता है। फोटोग्राफ जो फोटो वाला फाइल होता है JPG में होता है, .jpg। स्प्रेडशीट को होता है .xlsx। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन ये हो जाता है। तो देखिए मिलाते कोष में है, पहला के हो जाएगा तीसरा, पहला के तीसरा, तो ए और सी में पहला के तीसरा है, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट गया। दूसरा नंबर में देखिए बी के लिए चौथा है ऑप्शन नंबर सी में। सी का दूसरा हो जाएगा फोटोग्राफ के लिए, स्प्रेडशीट के लिए हो जाएगा .xlsx। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्यूटर का ही है। MS एक्सेल से स्प्रेडशीट से पूछा गया है, एक्सेल से।
देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित विस्तार शीट स्प्रेड शीट में निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सेल सी के लिए सर्वोत्तम होगा। नोट करें कि फार्मूला C2 से C3 और C4 दोनों में कॉपी हो सके। C2 से C3 और C4 दोनों में कॉपी हो सके, ऐसा फार्मूला हमको बताना है। जो C हो जाता है, ये सेल एड्रेस है। C2 क्या है, सेल एड्रेस है। ये ABC जो है कॉलम के रूप में दिया गया है, इस तरह से इधर से इधर ऐसे कॉलम हो जाएगा, और इधर ये रो हो गया, 1 2 3 4 जो दिया गया है इधर की ओर, ये हो गया रो। और फिर जहाँ ये रो और सेल कॉलम मिलता है इसको सेल बोला जाता है। जैसे ये मान लीजिए कार्ड बोले C2 क्या आ जाएगा, सेल का नाम है। C2 C वाला हो गया ये रो कॉलम, 2 हो गया ये, यहाँ से आके मिल गया तो ये क्या हो गया, कॉलम नंबर सेल नंबर C2। और ये बोला C3, इसी में बोलेगा फिर C3 तो यहाँ से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा C3 सेल। और ये फिर C4 यहाँ से आएगा तो ये C4 सेल नंबर 1 2 3 हो गया। ये C2 C3 C4 तीनों में कॉपी हो जाएगा। इसके लिए हमको फार्मूला बताना है। देखिए कौन सा फार्मूला इसके लगेगा, C2 3 4 के लिए। ये सेल, यहाँ ये जो है सेल का नाम दिया गया है, ये सेल ये हो जाए, इस सबको सेल बोलते हैं। जो छोटा छोटा टुकड़ा है इस सबको सेल बोला जाता है। तो हमको बोल रहा है जो ये नियम जो है सेल नंबर C2 C3 और C4 के लिए कौन सा नियम लगेगा। तो इसका ऐड करने का नियम होता है $A2 प्लस $B2। A2 हो गया सेल एड्रेस, अब B2 हो गया सेल एड्रेस। A2 तो A वाला कॉलम ये है, तो A2 में हो गया ये 15, और B2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ये B वाला कॉलम है तो B वाला कॉलम में 2 हो जाएगा ये, तो B2 हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा D। 35 का D हो जाएगा आंसर, $A2 प्लस $B2। 35 क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर D। तो क्वेश्चन बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 36 से 50 तक। आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई वीडियो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, उस प्रश्न को एक बार फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।